आज हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के सदस्य हैं। ऑप्शन है यूनान, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जिसे पूर्ववर्ती में तुर्की भी कहते हैं, और फ्रांस। और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 और 4। तो इसमें कौन सा जो है वो नाटो का सदस्य है। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये है नाटो का फुल फॉर्म। नाटो की स्थापना जो है वो 1949 में अमेरिका, कनाडा और उससे संबंधित कुछ देशों ने मिलकर की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था आपस की सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यह पश्चिमी गोलार्ध के बाहर अमेरिका का पहला शांतिकालीन सैन्य गठबंधन था। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य शामिल हैं और सबसे नया जो सदस्य है वो है स्वीडन, जिसे 2024 में शामिल किया गया था, जो 32वां सदस्य बना। और 31वां सदस्य जो था वो फिनलैंड था, जो 2023 में बना। जब 1949 में इसकी स्थापना की गई थी नाटो की, तो इसमें कुल मिला के जो 12 सदस्य देश थे जिन्हें संस्थापक देश कहा जाता था। इन देशों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे शामिल थे। तुर्की को इस नाटो का हिस्सा जो है वो 1952 में बनाया गया। तुर्की को नाटो का हिस्सा 1952 में, जर्मनी को 1955 में नाटो का हिस्सा बनाया, स्पेन को 1982, चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड को 1999 में, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को 2004 में, अल्बानिया और क्रोएशिया को 2009 में, मॉन्टेनेग्रो को 2017 में और उत्तरी मैसेडोनिया को 2020 में, स्वीडन को 2024 में और फिनलैंड को 2023 में सदस्य बनाया गया। तो वर्तमान में कुल 32 सदस्य हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन है, 1 3 और 4, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उस घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। आपातकाल को प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करने वाला प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए और राष्ट्रीय आपातकाल के निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन कि आपातकाल को प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की संसदीय स्वीकृति की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। शुरुआत में यह था कि संसद के द्वारा अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि जो थी वो 2 माह की थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा
इसे कम करके 1 महीने कर दी गई। यदि संसद दोनों सदनों के द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और इसे प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन के आधार पर अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन का यह प्रावधान भी 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, और ऐसी उद्घोषणा के लिए जब आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है और आपातकाल को समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही जो आंसर है वो इसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कि मंत्रिपरिषद भंग होने के बाद राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकती है और मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति की न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताना है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल दो, मतलब दूसरा सही है, पहला कथन जो है गलत है। पहला गलत कथन सही इसलिए नहीं है कि 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए हमेशा एक मंत्रिपरिषद मौजूद होनी चाहिए, भले ही राज्य विधानमंडल जो है भंग हो गया हो या विघटित हो गया हो या मंत्रिपरिषद ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो। इसलिए वर्तमान मंत्रालय अपनी अनुवर्ती मंत्रालय के पदभार ग्रहण करने तक उस पद पर बना रहता है। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन इसलिए सही है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की प्रकृति की जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान राज्यपाल और मंत्रियों के बीच संबंधों की घनिष्ठ और गोपनीयता को बनाए रखता है। यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो इस स्थिति में राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और साथ में ही राज्यपाल के द्वारा किसी भी बात की प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसने विवेकानुसार कार्य किया है या कि उसने अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसलिए सही आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किस गणमान्य व्यक्तियों को हटाने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। कूट के आधार पर हमें इसके सही उत्तर चुनना है कि केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 4 या फिर 1, 3, 4। तो इसका कौन सा जो है वो सही आंसर है? तो अगर इन पर हम विचार करें तो सही जो इसका आंसर आएगा वो है सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा जो है लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है और महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ ये होता है प्रसाद पर्यंत का कि राष्ट्रपति द्वारा वह किसी भी समय हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात है, जिसमें राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में पद से हटा सकता है। या तो वह सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया हो गया हो, या वो अपनी पदावधि के दौरान उसने किसी वेतनमय रोजगार में संलग्न हो गया हो, या राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं। ठीक है, तो उसे हटा दिया जाएगा। और भारत का राज्यपाल जो है, राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 156 बताता है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है।
लेकिन इसकी 5 वर्ष की जो अवधि है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी आधार का प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और हटाने की ऐसा जो प्रस्ताव आएगा वो 14 दिन की अग्रिम सूचना के बाद ही प्रस्ताव पेश किया सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि संविधान में पहला जो कथन है वो है, संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के रूप में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है और उपराष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ये बताना है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि दोनों कथन जो हैं सही हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यताएं पूरी करनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और केंद्र सरकार और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इस प्रकार संविधान के उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, इसलिए इसका पहला कथन जो है सही नहीं। संविधान में राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विशिष्ट आधार नहीं दिए गए। संविधान में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से भी पूर्व उसको हटाया जा सकता है, और उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत से के पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति एक साथ दोनों पदों को ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तिथि से उसे सदन या विधानमंडल का सदस्य से अपना त्यागपत्र देना होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।